Hey guys, this is भूपेंद्र सिंह एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। और आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा था जिसमें कि हम लोगों ने सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से समाज में 600 से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य में आपका समाज था। किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था ने एक बहुत बड़े भाग को प्रभावित किया, किस प्रकार से समाज में व्यवस्थाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, इन सब के माध्यम से हमारा भारत देश जो है काफी प्रभावित हुआ। और हमारे देश में काफी रूढ़िवादी चीजें, काफी ऐसी चीजें जुड़ी जो कि हमारे भारत देश की संस्कृति के लिए काफी खतरनाक साबित हुई। और इन्हीं सब की वजह से हमारा देश अनेक धर्मों में, जातियों में और अनेक संप्रदायों में बटा। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हम लोग कंप्लीट करके आ चुके थे। अब हम लोग कुछ बात करेंगे कि इतिहास लेखन में बहुत सारी कमियाँ होती हैं। इन कमियों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की इनकी भाषा यूज़ होती थी, साहित्यिक स्रोत के क्या-क्या कमी होती हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन-कौन सी लिमिटेशन होती हैं। क्योंकि लिमिटेशन के माध्यम से हमें समझ में आएगा कि जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, कहीं न कहीं उसमें कमी है। कौन-कौन सी लिपियों में आपको कौन-कौन से ग्रंथ मिले हैं, इन सब की हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। और हम लोग बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है। ये है अनअकैडमी, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 2021 की, 2022 की, या फिर आपको ये 2020 का प्रीलिम्स देना है ना? तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। यहाँ पर आप इसको जॉइन करोगे, तो यहाँ पर आपको एजुकेटर के साथ एंगेज होने का मौका मिलेगा। आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे। आपको वीकली और मंथली बेस पर जो हुँ, यानी कि आपको वीकली और मंथली बेस पर जो है क्विज़ मिलेंगे, लाइव टेस्ट मिलेंगे और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा का सारा चीज़ें अवेलेबल होंगी। यहाँ पर आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको यूपीएससी, सीएससी पे क्लिक करना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेरा है भूपेंद्र सिंह दिनकर, इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। ये कुछ बातें मेरे बारे में हैं जो कि आपको देखनी है तो देख लेना, ओके। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो केवल मेरे साथ नहीं, आप इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं जो अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पर पढ़ाते हैं, इन सभी एजुकेटर के साथ आप एंगेज हो सकते हैं, आप इनके कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। देखा जाए तो अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पर 15,519 कोर्स अवेलेबल हैं जो कि डाउनलोडेड हैं, रिकॉर्डेड हैं और लाइव भी चलते हैं। तो इन सभी कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्लस ऑप्शन है और हमारे पास आइकॉनिक ऑप्शन है। सबसे पहले प्लस की बात करता हूँ। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। यहाँ पर फीस 1 साल की 49,500, 2 साल की 72,000 और 3 साल की जो है 90,000। यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा यदि आप बीएस लाइव कोड का यूज़ करोगे। ये रेफरल कोड है, ये डिस्काउंट कोड है, आप इसको लिख लेना जब भी आप एडमिशन लो, तो आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपकी जो फीस है 10% के डिस्काउंट के बाद 49,500 से 44,550, 72,000 से आपकी 64,800 और 90,000 से 81,000 आपकी फीस हो जाएगी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है आपके पास आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलेगा और यहाँ पर डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपकी जो फीस है 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की। 1 साल की फीस है 69,500, 2 साल की फीस है 1,07,000 और 3 साल की है 1 लाख, ओके। और 3 साल की है 1,41,000, ओके। यहाँ पर अब भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप बीएस लाइव कोड का यूज़ करोगे, इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आपकी फीस है 62,550, 2 साल की 96,300 और 3 साल की 1,26,900, ओके। तो आप अपने हिसाब से कोर्स को ले सकते हैं। 1 साल का लेना है, 2 साल का लेना है, 3 साल का लेना है, ओके। जैसे कि आप ग्रेजुएशन में हैं, तो आप 3 साल का ले सकते हैं, आपको ड्रॉप लेना है, तो आप 2 साल का ले सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो, ओके। यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की फीस भी आप 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की 27,500, 40,000, 50,000। ये बीएस लाइव कोड का यूज़ करना, आपकी फीस इंस्ट इंस्टेंटली कम हो जाएगी, 24,750, 36,000, 45,000, ओके। ये बीएस लाइव है, बी फॉर भूपेंद्र, एस फॉर सिंह, LIVE लाइव। आप इस कोड का यूज़ करना। और यहाँ पर कुछ कॉम्पिटिशन भी चल रहा है,
जिसको फर्स्ट प्राइज़ मिलने पर, सेकंड प्राइज़ मिलने पर, थर्ड प्राइज़ मिलने पर और टॉप 100 रैंक को भी कुछ ना कुछ मिलेगा, ओके। यहाँ पर 6 मंथ आपके लिए बचे हुए हैं प्रीलिम्स के, तो आप इन बैच को जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस आपका होगा प्रीलिम्स का। यहाँ पर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी होगी, लाइव क्लासेस, फ्री पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, डाउट क्लियरिंग सेशन, इंडियाज़ टॉप एजुकेटर के साथ आप जुड़ जाएँगे। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो ये बैच आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। यहाँ भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप बीएस लाइव कोड का यूज़ करोगे। मेरे थ्रू आप आओगे, तो इस डिस्काउंट आपको मिलेगा, ओके। अब ऐसे बच्चे हैं जो 2022 में पेपर देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए एक स्पेशल बैच है। यहाँ पर बाइलिंगुअल भी है, हिंदी इंग्लिश, और लक्ष्य आपका प्रॉपर हिंदी है और इंग्लिश आपका प्रॉपर इंग्लिश मिलेगा आपको, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी बैच 14th दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। टारगेट आप देख सकते हैं 2023, 2022 और ये 6 मंथ, ये जो आपका अभी प्रीलिम्स है, उसको देना है, तो आप अपने हिसाब से, सबसे अच्छी सुविधा ये है कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोर्स ले सकते हैं, है ना? यहाँ पर ऑफ़लाइन क्लासेस की तरह सभी बैचों को मिक्स नहीं किया जाता है। ये सबसे अच्छी आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है। ये हमारा जो है बीएस लाइव भूपेंद्र सिंह, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जॉइन कर लेना। सारी की सारी पीडीएफ, क्लास के नोटिफ़िकेशन सब यहाँ पर मिल जाते हैं और ये कोड है मेरा बीएस लाइव। इस कोड का आप यूज़ कर लेना जब भी आप एडमिशन लेना चाहें, ओके? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में। हम लोग बात कर रहे थे सॉरी, हम लोग बात कर रहे थे इतिहास को किस-किस स्रोतों के माध्यम से हम लोग जो है जानते हैं। जिसमें से साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल आपने देखा होगा। साहित्यिक स्रोत के माध्यम से जैसे कि हम लोग बात करें कि बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और इसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ। इन सभी के माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं, ओके? तो ध्यान रखना साहित्यिक स्रोत मैंने आपको अभी जस्ट जो क्लास हुई थी, कल जो आपकी क्लास हुई थी, उस क्लास में मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर बताए थे, है ना? तो जितने भी विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि उन्होंने स्पेशल क्लास की होगी, तो वो कंटिन्यू होंगे, है ना? और जिसने स्पेशल क्लास नहीं की होगी, तो वो तो उनका तो छूट गया है। चाहें तो स्पेशल क्लास देख सकते हैं और वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं, देखो हम लोगों ने बहुत सारे साक्ष्य लिए थे। हम लोगों ने महाभारत की कहानी पढ़ी थी और महाभारत की कहानी के माध्यम से हम लोगों ने देखा था किस प्रकार के आपके इन कहानियों के माध्यम से हम अपने समाज को समझते हैं। हम समझते हैं कि किस प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। हम समझते हैं कि उस समय पर किस प्रकार की सामाजिक परंपराएँ, रीति-रिवाज प्रचलित थे। उस समय पर जो भाषा मिली है, वो कौन-कौन सी भाषा मिली है? हम लोग 600 से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की हम लोग बात करें, तो वहाँ पर पाली, प्राकृत और तमिल, इस प्रकार के ग्रंथ आपको देखने को मिलते हैं और इन सभी ग्रंथों के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि हमारा इतिहास क्या है, चाहे दक्षिण भारत का हो, चाहे उत्तर भारत का हो, चाहे पश्चिम भारत का हो, ओके? हम लोगों ने दक्षिण भारत के इतिहास में संगम साहित्य के स्रोतों को आधार माना था और बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी थी। इसके माध्यम से हम लोगों ने समझा था कि किस प्रकार का आपका इतिहास होता है ना? किस प्रकार की दक्षिण भारत की जो परंपराएँ थी, वो उत्तर भारत से अलग थी, ओके। हम लोगों ने बात की थी कि कुछ कहानियाँ हैं, कुछ ग्रंथ हैं, कुछ आपके मंत्र हैं, है ना? तो इन सब का यूज़ कहाँ-कहाँ पर होता था, किस स्रोत के माध्यम से हमें समाज के बारे में जानकारी मिलती है, कौन से ऐसे लोग थे जो कि इन ग्रंथों को पढ़ सकते थे, किनको अधिकार था, किसको अधिकार नहीं था, इन सब की हम लोग बात करते हैं। और इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि ये जो इतिहासकार हैं, इन कहानी का क्या मतलब निकालते हैं। जैसे महाभारत की कहानी थी, रामायण की कहानी थी। इन रामायण और महाभारत के कहानियों के माध्यम से, काव्य के माध्यम से हमें अपने समाज के बारे में जानकारी मिलती है, ओके? तो हम लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल पढ़े थे, ओके? और इन एग्ज़ाम्पल के माध्यम से, इन कहानियों के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार की कहानियाँ यहाँ पर प्रचलित हैं और किस प्रकार से इतिहासकार इनकी विषय वस्तु को जानकर इतिहास को पुनर्निर्माण करने की बात करते हैं, ओके? तो ध्यान रखना महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा जो है जटिल ग्रंथ है और इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे इतिहासकार हैं, उन्होंने अपने-अपने हिसाब से महाभारत की बातों को एक्सप्लेन किया है। ओके, तो हमारे कुछ भारतीय इतिहासकार भी हैं, जो भी इस बात को समझते हैं। ओके, और हम देखते हैं कि जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, है ना? ये सभी इतिहास
की जो बातें हैं वो किस भाषा में, किस लिपि में लिखी गई हैं? इनकी विषय वस्तु क्या है? क्या ये समाज के बारे में बता रही हैं? ओके, क्या ये राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में बता रही हैं? ओके, इनकी भाषा क्या है? संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है? तो इन्हीं सब के माध्यम से, इनकी भाषा वस्तु के माध्यम से, इनकी विषय वस्तु के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा इतिहास किस प्रकार का रहा होगा। ओके, तो आप समझिए कि भाषा और विषय वस्तु इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग समाज की जो प्रथाएँ हैं, परंपराएँ हैं, समाज में किस प्रकार का आचार-विचार था, किस प्रकार की नैतिकता विद्यमान थी, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे देश में अगर देखा जाए, अगर हम लोग जाएँ वैदिक काल में, तो वैदिक काल में हमारी सभ्यता काफ़ी विकसित थी। वैदिक काल में सभा और समिति के माध्यम से हमारा काम होता था। राजा जनता का सेवक था। कल ही हम लोगों ने स्पेशल क्लास में पढ़ा था। ओके, और फिर किस प्रकार से राजा निरंकुश हो जाता है। ओके, तो कहते हैं कि 14वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य में जब यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था, उस समय पर लोकतांत्रिक व्यवस्था सामने आई थी और उस समय पर शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत सामने आया था। लेकिन हमने देखा कि हमारे देश में भी वैदिक काल में उस समय पर भी ये सब व्यवस्थाएं विद्यमान थी। सभा और समिति के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान थी। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये भी व्यवस्थाएं थी। सभा और समिति के माध्यम से राजा का जो पद है वो डिसाइड होता था। ये सभी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं कि जो आधुनिक बातें हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, लोकतांत्रिक प्रशासन, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझ चुके हैं कि हमारे देश में ये पहले से ही विकसित थी। लेकिन कुछ विशेष वर्गों के माध्यम से हमारे देश में काफ़ी चीज़ें गलत हो गई, है ना? इन्होंने इन्होंने जो वैदिक ग्रंथ थे ना, इनको तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया और इन्हीं की वजह से यहाँ पर समाज में क्या आया? समाज की जो गतिशीलता है, वो प्रभावित हुई। ओके? ये बात आप समझते हो ना? ये सभी बातें अगर आप मेरे सेशन से जुड़े होंगे, तो हम लोगों ने ये सभी बातें कर ली थी। करी थी या फिर नहीं करी थी? करी थी ना हम लोगों ने? ओके? चलिए, तो हम लोग बात करते हैं आगे। तो आप समझ सकते हैं कि इनका कभी-कभी हमें कहानियों के माध्यम से मालूम चलता है, कभी-कभी काव्य के माध्यम से, कभी-कभी ग्रंथों के माध्यम से हमें उस समय के समाज के बारे में मालूम चलता है। और ध्यान रखना कि सभी के सभी जो इतिहासकार हैं, उन सब के मत एक जैसे नहीं हैं। आपने देखा होगा, आपने किताब पढ़ी होगी, इस इतिहासकार के अनुसार, इस इतिहासकार के अनुसार, इस इतिहासकार के अनुसार। ओके? तो ध्यान रखना, इन सब के माध्यम से हमें समझ में आता है कि इतिहास को जिस तरह से हम लोग समझते हैं, हो सकता है कि उससे परिप्रेक्ष्य भी कोई आपका बात रही हो, है ना? क्योंकि इतिहास को जानने में बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, कभी-कभी हम लोग अनुमान लगाते हैं, है ना? चीज़ें कभी-कभी जो है बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं युद्ध के माध्यम से, महाभारत में युद्ध के माध्यम से, युद्ध की परंपराएँ कैसी थीं, किस प्रकार से जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने संदेश दिया अर्जुन को। हम लोगों ने एकलव्य की कहानी पढ़ी थी और एकलव्य की कहानी के माध्यम से हम लोगों ने देखा था, है ना? कि क्या-क्या होता है, क्या-क्या नहीं होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना कि हमें दिखाती हैं, बताती हैं कि उस समय का समाज किस प्रकार का था। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो ग्रंथ हैं, जैसे महाभारत है, महाकाव्य हैं और रामायण है, इनको लिखा किसने था? ओके, कहाँ से ये चीज़ें आती हैं? क्या इस इतिहासकार ने क्या किसी एक इतिहासकार ने इतने बड़े महाकाव्य की रचना कर दी हो? है ना? क्या इसमें समय-समय पर कुछ बातें जोड़ी गई हों? ये भी तो हो सकता है ना? क्योंकि मैंने आपसे कहा था, जब मुगल काल का इतिहास था, मुगल काल के इतिहास को भी बहुत सारे इतिहासकारों ने समय-समय पर संशोधित किया है। तो हो सकता है कि रामायण में भी और महाभारत में भी और हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें भी कुछ न कुछ मॉडिफ़िकेशन हुआ हो। देखते हैं, ये ग्रंथ लिखा किसने? इस प्रश्न के कई उत्तर सामने आते हैं। इस ग्रंथ के रचयिता जो थे, वो कहा जाता है कि भाट सारथी थे। ओके? जिन्हें हम लोग सुत कहा जाता है, ये क्षेत्रीय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएँ लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप में हुआ। जैसे कि युद्ध हो रहा है और युद्ध के समय में ये ये जो सारथी थे, भाट सारथी, है ना?
जिन्हें हम लोग सुध कहते हैं, ये योद्धाओं के साथ जाते थे युद्ध क्षेत्र में और जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, उनको समय, सही और सटीकता के साथ जो है वर्णन करते थे। है ना? ये सभी आप समझते होंगे कि पहले के समय पर जो आपके इतिहास है, जो आपकी घटनाएँ हैं, जो भी आपके मुद्दे हैं, वो मौखिक रूप से याद किए जाते थे और हो सकता है कि एक समय के आने के बाद इन सभी जो है ग्रंथों को लिपि कर दिया गया हो। ध्यान रखना ये जो परंपरा थी, जो मौखिक रूप से याद करने की, किसी भी युद्ध में गए और युद्ध का धीरे-धीरे जो है वर्णन कर दिया। तो देखना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय पर ये जो ब्राह्मण थे, इस परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया। यानी कि इतिहास लेखन पर जो है अपना अधिकार कर लिया। पहले के समय पर कौन थे? मैंने आपको बताया था। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग सुत के नाम से जानते हैं। ये लोग युद्ध क्षेत्र में जाते थे और युद्ध क्षेत्र में जाने के बाद उनको याद करते थे और मौखिक रूप से समाज को बताते थे कि अर्जुन ने ऐसा किया, कृष्ण भगवान ने ये उपदेश दिए। फिर धीरे-धीरे आते-आते ये जो ब्राह्मण हैं, इस परंपरा पर अधिकार कर लिया। अब आगे जो बात चलेगी, इतिहास लेखन या फिर कोई परंपराएँ बनाने की, वो सारी की सारी चीज़ें अब ब्राह्मण करेंगे। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हम लोग बात कर रहे हैं। आपने समझा होगा कि कुरु और पांचाल, है ना? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, ब्राह्मणों ने इस पर अधिकार कर लिया था और इन्हीं ने ही ये जो महाभारत वगैरह जो ग्रंथ हैं, इनकी रचना की थी। और आपने देखा होगा कि कौरव जो हैं और ये जो आपके पांडव हैं, महाभारत की कहानी सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके आस-पास ही घूमती है और इस समय पर राजतंत्र मौजूद था। आपने देखा होगा कि ये जो आपकी कथाएँ हैं, ये जो आपकी महाभारत की जो बातें हैं, इन सब कथाओं में, इन सब कहानियों में आपको एक राजतंत्र ही देखने को मिलेगा क्योंकि भूमि और संपत्ति के लिए ये आपस में लड़ रहे थे। तो उस समय पर स्पष्ट रूप से राजतंत्र की व्यवस्था आ चुकी थी। ध्यान रखना उसके बाद देखो पहले तो मैंने कहा था कि युद्ध क्षेत्र में कुछ लोग जाया करते थे, वो घटनाओं का वर्णन करते थे समाज में, उसके बाद ब्राह्मणों ने इस पर अधिकार कर लिया। उसके बाद राजतंत्र आया और राजतंत्र ने इतिहास को एक नियमित और लिपिबद्ध रूप से विभिन्न कालखंड के रूप से इनको बनाना स्टार्ट किया। ओके, ध्यान रखना अब धीरे-धीरे जो है इतिहास लिखने का काम होना स्टार्ट हो चुका था। ग्रंथों का, साहित्यिक स्रोतों का लिखना स्टार्ट हो चुका था और समय-समय पर समाज जिस प्रकार से परिवर्तित होता है, उसी प्रकार से समाज में बहुत सारी परिवर्तन आने लगते हैं। सामाजिक परंपरा हो, चाहे वो राजनीतिक परंपरा हो, चाहे वो कैसी भी परंपरा हो, इन सभी परंपराओं में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखो, पहले क्या था राजतंत्र था, आज क्या है लोकतंत्र है और आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ नई व्यवस्थाएँ सामने आ जाएँ। इसी प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि समय-समय पर इन सब में कुछ ना कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण थे, नायकों में से हैं, उन्हें विष्णु का अवतार बताया जा रहा था। मैंने आपको कहा था ना कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य में वैष्णव धर्म जो है, वो प्रमुख आ रहा था। मैंने आपसे कहा था कि वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र देवता, जो कि वर्षा, युद्ध के देवता थे। ओके? इसके बाद धीरे-धीरे जो है, जो प्रमुख रूप से आए, वो कौन आए? वो विष्णु देवता आए और जो श्री कृष्ण भगवान हैं, वो विष्णु देवता के ही अवतार थे। देखो जनता है, आदमी है, जहाँ पर उसको लाभ होता है, वहाँ पर वो चला जाता है। पहले इंद्र देवता को वो प्रमुख देवता के रूप में पूजते थे, लेकिन बाद में मालूम चला कि भाई कृष्ण भगवान तो हीरो थे और कृष्ण भगवान ने बहुत कुछ चेंज कर दिया समाज में। तो अब वो विष्णु भगवान को मानने लगे और ऐसे धीरे-धीरे जो है वैष्णव संप्रदाय का निर्माण हुआ। तो ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा था कि महाभारत किसी एक कालखंड में बनी नहीं है। इसमें समय-समय पर बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। मैंने कहा था कि एक विशेष वर्ग ने अपने हितों को साधने के लिए इसमें कुछ न कुछ ऐड किया
है ना? वैदिक ग्रंथ शुद्ध रूप से अगर आप देखना चाहोगे, तो वैदिक ग्रंथ आपको शुद्ध रूप से नहीं देखने को मिलेंगे। समय-समय पर इसमें मॉडिफ़िकेशन किया गया है, एक विशेष वर्ग के द्वारा और वो विशेष वर्ग कौन है? आप सभी इस बात को जानते हैं। तो आज के समय में हम लोग बात कर रहे हैं, जो महाभारत हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ जो है नई बातें ऐड की गई होंगी। देखा जाए कि स्टार्टिंग में इसमें श्लोकों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन समय-समय पर परिवर्ती काल के इतिहासकार, ब्राह्मणों ने इसमें समय-समय पर बहुत सारी बातें ऐड कर दी। आज के समय में आप देखोगे महाभारत में तो 10,000 श्लोक देखने को मिलेंगे, ओके? है ना? 10,000 से भी ज़्यादा श्लोक हैं, यानी कि कम से कम 1 लाख श्लोक के 1 लाख श्लोक हैं महाभारत में। और स्टार्टिंग के महाभारत को देखा जाए तो स्टार्टिंग के महाभारत में कम से कम 10,000 श्लोक होंगे, है ना? कम से कम है यानी 10,000 श्लोक से भी बहुत कम होंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना मॉडिफ़िकेशन किया गया है महाभारत में, कुछ और भी हमारे महाकाव्य हैं, उनमें। तो शुद्ध रूप से जो घटनाएँ थीं, जो कि उस समय पर घटित हुई थीं, ओके? उसके 100% प्रूफ एज़ इट इज़ हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत सारी बातें इसमें जोड़ दी गई हैं, जो कि हमें कभी-कभी अतिशयोक्ति लगती हैं। ओके? ध्यान रखना, साहित्यिक परंपरा में अगर हम लोग देखते हैं, तो ये जो आपकी वृहत रचना है, जो कि 1 लाख श्लोकों की मानी जाती है महाभारत की, इसको इसको बनाने का जो काम था, वो व्यास ने किया था, ऋषि व्यास। है ना? आप लोग तो यही जानते हो ना कि ऋषि व्यास ने जो है इस महाभारत की रचना करी थी। लेकिन उससे पहले भी महाभारत की रचना शुरुआत हो चुकी थी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले के समय पर शुद्ध थे, ये युद्ध में जाया करते थे और एज़ इट इज़ वैसी ही व्याख्या किया करते थे। धीरे-धीरे ब्राह्मणों ने इस परंपरा को अपना लिया और ब्राह्मणों ने इतिहास लेखन का काम स्टार्ट कर दिया। फिर एक समय के बाद, एक लंबी समय अवधि के बाद इसमें और भी श्लोक जोड़े गए, और भी घटनाओं को जोड़ा गया, श्लोक जोड़े गए, घटनाओं को जोड़ा गया और एक लंबा साहित्यिक स्रोत निकल कर सामने आया। ओके? महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों, बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण किया गया है। ओके? तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो चित्रकला शैली थी, वो भी काफ़ी विकसित हो चुकी थी। युद्धों का इस प्रकार से चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं ना ऊपर, इस प्रकार के चित्रों का वर्णन किया है। तो चित्रों के माध्यम से भी आपको समझ में आता है कि उस प्रकार का उस समय पर माहौल किस प्रकार का रहा होगा। ओके? अगर देखा जाए कि तो एक इतिहासकार थे आपके, इनका नाम ध्यान रखना, बीबी लाल। ये मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक में इन्होंने गाँव का उत्खनन किया और प्रयास किया कि हम लोग इस महाभारत के इतिहास को पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से समझने का प्रयास करें। क्या वाक़ई में हड़प्पा सभ्यता के समान यहाँ पर कुछ हस्तिनापुर नाम की कोई बस्ती रहा करती थी? क्या वाक़ई में ये जो महाभारत की घटना है, ये जो हम लोग बात करते हैं कौरवों की और पांडवों की, वाक़ई में इस प्रकार की कुछ चीज़ें थीं या फिर नहीं थीं? तो इस प्रकार के साक्ष्य देखने के लिए कुछ इतिहासकार हैं, उन्होंने खननों का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य को खोजने का प्रयास किया। ध्यान रखना, क्या यह गाँव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? कुछ बस्ती तो हमें देखने को मिलती है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बस्ती तो वहाँ पर होगी ना। क्या वाक़ई में वो गाँव था जिसकी खोज की गई थी, वो हस्तिनापुर ही था या फिर कोई कुछ और था वो? हालाँकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है कि, है ना? कि हस्तिनापुर, हो सकता है कि हस्तिनापुर नाम की कोई दूसरी बस्ती रहा करती होगी। किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पुरा स्थल का होना, जहाँ कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि ये पुरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। तो इसके भी हमें साक्ष्य देखने को मिले हैं, जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिले थे कि हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, ओके? यहाँ पर कालीबंगन थे, इस प्रकार की बस्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार के साक्ष्य हमें यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। क्या वाक़ई में ये जो कुरुक्षेत्र में हमें जो साक्ष्य मिले हैं, ये वाक़ई में वही हस्तिनापुर था, जो कि कौरवों और पांडवों के समय था या फिर दूसरी कुछ राजधानी रही हो?
तो इसके साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बी.एल. लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं कि जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ, वहाँ से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती है, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची ईंटों की ईंटें अवश्य मिली हैं। ओके, तो इस प्रकार के साक्ष्य हमें मिले हैं कि कुरु नाम की कोई राजधानी होगी, हस्तिनापुर की कुरु नाम का कोई राज्य होगा और हस्तिनापुर की कोई राजधानी रही होगी और यहाँ पर कुछ बस्तियों के साक्ष्य भी मिले हैं, है ना? जो कि आपके कुछ मिट्टियों से बने हैं, कुछ कच्ची ईंट से बने हैं, कुछ लकड़ियों से मिले हैं। लेकिन वही सब बातें हैं, इतिहासकार सिर्फ़ और सिर्फ़ एक खोज कर सकते हैं ना, एग्ज़ैक्टली वैसी की वैसी जानकारी हमें देखने को नहीं मिल पाएगी। ध्यान रखना, सरकंडे की छाप वाली मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवार सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का प्लस्तर चढ़ा था। प्लास्टर जो होता है ना, हम लोग सीमेंट का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी बिल्डिंग भी मिली हैं, कुछ ऐसे मकान भी मिले हैं, जो कि पक्के मकान के और संकेत करते हैं। तीसरे स्तर की हम लोग बात करते हैं। लाल कहते हैं कि तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घट ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले दोनों ही रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जिस प्रकार से हमें देखा जाता है, जिस प्रकार से हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में साक्ष्य को खोजने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार के साक्ष्य कहीं न कहीं यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि पहली जो आपकी नगरीकरण की व्यवस्था थी, वो हड़प्पा सभ्यता थी और आगे आने वाले समय में महाजनपद काल के समय पर नगरीकृत व्यवस्था आई थी। लेकिन इसके अलावा जब हस्तिनापुर की जब ये जो मैंने आपको बताया था, ये गंगा का दोआब है, अगर इसका उत्खनन किया जाए, तो हमें इनके बारे में भी कुछ सटीकता से जानकारी मिल सकती है। पांडव और कौरवों के बारे में, हस्तिनापुर के बारे में। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करना आसान है, क्योंकि वहाँ पर इतनी गहन आबादी नहीं बसती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग गंगा दोआब की बात कर रहे हैं, गंगा दोआब को उत्खनित करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, उस बहुत बड़ी आबादी को क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा और विस्थापित करने के बाद हमें समझ में आएगा कि इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर रही होंगी। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल वाला काम हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को शिफ्ट करना कहीं और, केवल इतिहास के लिए, तो ये मुश्किल वाला काम। समय-समय पर यहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जिससे प्रूफ होता है कि यहाँ पर कुछ हस्तिनापुर नाम की कुछ राजधानी रही होगी। तो ये सब साक्ष्य जो लाल भाई साहब थे, लाल जो इतिहासकार थे, उन्होंने कुछ खोजे, कुछ छोटी-मोटी चीज़ें मिली उनको, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला। जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों ने देखा था, हड़प्पा सभ्यता में आपके मनके मिले थे, ईंटें मिली थी, हड़प्पा सभ्यता में आपको बर्तन मिले थे, हड़प्पा सभ्यता में आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे, ओके? कुछ लिपि वाले सिक्के मिले थे। हमें नगर नियोजन की एक एक जो है पूरी प्रणाली मिली थी कि वहाँ के नगर कैसे थे। उस प्रकार के साक्ष्य हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिले, जिसके आधार पर हम लोग ये बोल सकें कि वाक़ई में ये कुछ क्या हस्तिनापुर नामक चीज़ें या फिर पांडव या फिर कौरव, है ना? ये सभी चीज़ें हमें एग्ज़ैक्टली देखने को नहीं मिलती, कोई प्रूफ़ हमें देखने को नहीं मिलते। जो महाभारत में का बात लिखी गई है, ऐसे कुछ भी प्रूफ़ हमें देखने को नहीं मिलते हैं और इन आधारों पर हम लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि कुछ हस्तिनापुर नाम की कोई चीज़ें रही होंगी। कुरु राज्य था, ये बात तो प्रूफ़ हो चुका है, क्योंकि महाजनपद काल में आपने पढ़ा होगा, महाजनपद काल में कुरु एक राज्य था। ओके? और ध्यान रखना कि एक आपने कहानी सुनी होगी महाभारत में द्रौपदी के बारे में, है ना? कि द्रौपदी का जो विवाह था, वो पांडवों के साथ हुआ था। इसका मतलब ये था कि उस समय पर बहुपति विवाह जो है, वो प्रचलित थी या फिर नहीं थी? इसके बाद कभी साक्ष्य आपको देखने को मिले हैं कि ऐसी कोई बीवी जो इतने सारे हस्बैंड की वाइफ हो? नहीं मिले ना? तो हम लोग देख सकते हैं कि महाभारत के समय पर कुछ परंपराएँ अलग थी, थोड़ा-सा। फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं उसके बाद किस प्रकार से स्त्री का वस्तुकरण हुआ,
स्त्री को संपत्ति समझा जाने लगा, स्त्रियों के अधिकार हैं, वो खत्म हो गए। ओके, तो ध्यान रखना, तो बहुत सारे इतिहासकार हैं, वो द्रौपदी के विवाह के बारे में अलग-अलग जानकारी बताते हैं। ओके। और देखा जाए तो कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि जो बहुपति प्रथा थी, ये बहुपति प्रथा केवल और केवल कुलीन वर्गों में थी। ज आम जनता में ये प्रथा प्रचलित नहीं थी, जो कि आपने देखा होगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कुलीन वर्गों में बहुपति प्रथा प्रचलित हो सकती है, लेकिन समाज में बहुपति प्रथा प्रचलित नहीं थी। और हमें कहीं पर भी महाभारत के अलावा साक्ष्य देखने को नहीं मिले हैं, जिसकी 1 पत्नी हो और 5 पति हों। ओके, तो इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिल पाया है। ध्यान रखना, आगे आने वाले समय में जितने भी आपके इतिहासकार होते हैं, उन्होंने कहीं पर भी इस बात के साक्ष्य नहीं पाए कि बहुपति प्रथा जो है काफ़ी प्रचलित थी, है ना? और सिरे से इसको नकार दिया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलित थी और आज भी है। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा अनुमान लगाते हैं इतिहासकार कि बहुपति प्रथा इसलिए प्रचलित होगी, इसलिए होगी, जो भी होगी, ठीक है ना? और आप हिमालयन क्षेत्र में जाओगे तो हिमालयन क्षेत्र में भी आपको इस प्रकार की परंपराएँ देखने को मिलेंगी। अनेक जनजातियाँ ऐसी हैं जो इस प्रकार की चीज़ों को देखने का इस प्रकार की प्रथाएँ जो है हमें देखने को मिल जाती हैं। ओके, बहुत सारी बातें हैं इसमें जो कि आपको जानना है। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा ना तो एकमात्र विवाह पद्धति थी, ना ही सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर भी क्यों इस ग्रंथ के रचनाकारों ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा। ओके, हम लोग वही बात पढ़ते हैं ना, जो समाज में काफ़ी प्रचलित होती हैं। समाज में कुछ सामाजिक परंपराएँ होती हैं, जो समाज का हर एक आदमी फ़ॉलो करता है। लेकिन ये जो महाभारत थी, महाभारत में जो मुख्य पात्र थे, उनमें इस परंपराओं को दिखाने का क्या अर्थ था? क्या इतिहासकार समझाना चाहते थे उस समय पर? ओके, ये इतिहासकार जो हैं आपस में वाद-विवाद करते रहते हैं, क्या क्या साबित करना चाहते थे। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी ज़रूरतें होती हैं, जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती हैं। जैसे कि हम लोग कभी-कभी ऐसी मूवी देखते हैं ना, जो कि सत्य घटना पर आधारित होती हैं। जैसे कि हम लोगों ने थ्री इडियट मूवी देखी थी। तो थ्री इडियट मूवी में जो आपको चीज़ें दिखाई गई हैं, एग्ज़ैक्टली वैसा नहीं हुआ था। क्योंकि घटनाओं को हमें इंटरेस्टिंग भी तो बनाना है ना। कुछ इतिहासकार घटनाओं को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जिससे कि आदमी पढ़े और देखे। अगर एज़ इट इज़ ऐसी ही घटना छाप दी जाती है, जैसा कि रियल में हुआ था, तो ये घटना कुछ नीरस हो जाएगी। आपने देखा होगा कभी-कभी रोमांस वाले सीन उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, कभी-कभी हँसी-मज़ाक वाले सीन उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। लेकिन ये जो सत्य घटना होती है, उसका सारांश चेंज नहीं होता है। तो हो सकता है कि ये सब बातें महाभारत में लिखी गई हों, तो कुछ इंटरेस्ट पैदा करने के लिए लिखी गई हों। हम लोग बात करते हैं कुछ हस्तिनापुर के बारे में। महाभारत के आदि पर्वन में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था, इसके सिंहद्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घुमट रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। यानी कहने का मतलब कह सकते हैं कि ये जो आपका हस्तिनापुर है, वो काफ़ी विकसित अवस्था में था। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी और बाहुबली मूवी में आपने जिस प्रकार का चित्रण देखा था, कुछ उसी प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। कुछ एक साक्ष्य और है द्रौपदी विवाह के बारे में, एक बार देखना आप। इसके बाद हम लोग खत्म कर देते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हो गई हैं, जो कि पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें यह शर्त की गई थी कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसमें उसको जो है वरमाला डाल दी। कुछ इस प्रकार की परंपराएं, कुछ इस प्रकार के विवाह आज भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि जो पुरुष होता है उसको अपने आप को साबित करना पड़ता है। ओके, कहने का मतलब
कार की परंपरा इसलिए रखते थे कि वाक़ई में उसका पति जो है, उसकी सुरक्षा कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। क्या पता कि वो क्या पता वो डरपोक हो, है ना? जिसको वो अपनी बीवी दे रहा है। आज के समय पर भी तो ऐसा होता है जब जो पिता है अगर किसी अपनी बच्ची का विवाह करता है तो उसके परिवार के बारे में देखता है ना, क्या वाक़ई में ये मेरी पत्नी नहीं सॉरी मेरी बेटी है उसको रख पाएगा या फिर नहीं रख पाएगा, है ना? क्या इसमें क्षमता है या फिर नहीं है? तभी तो शादी होती है ना, वरना ऐसे लोग जो नकारे होते हैं, बेरोज़गार होते हैं, उनकी शादी कहाँ होती है? तो इसी प्रकार से परीक्षा तो देनी पड़ेगी। आप काबिल हो, अच्छी बात है। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि आप काबिल हो, लेकिन परीक्षा तो फिर भी आपको देनी पड़ेगी। परीक्षा हर कोई इंसान देता है। इसी प्रकार से ये जो हैं पांडव देखो जो उसकी माँ कुंती थी पांडवों की, वो कुछ भी लेकर आती थी तो पांडवों में बाँट दिया करती थी, है ना? कि लाओ 5 भाग कर दिए, दूध हुआ, फल हुए, कुछ भी हुआ, उसको पांडवों में बाँट दिया करती थी। इसी प्रकार से ये माता कुंती के पास द्रौपदी को ले जाते हैं और द्रौपदी बिना देखे उनसे बोल देती है कि जाओ, इसको बाँट के खा लो, बाँट लो मतलब आपस में। अब यही जो बात है ओके, यही जो बात है, उसको वो फ़ॉलो करते हैं कि नहीं माँ की तो बात को मानना पड़ेगा ना। अब माँ ने कैसे भी बोल दिया हो, कुछ भी बोल दिया हो, माँ की बात को तो फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये द्रौपदी है, वो पाँचों की बीवी बन जाती है। लेकिन इस आधार पर हम लोग कह नहीं सकते हैं कि ये जो बहुपति प्रथा थी, वो प्रचलित थी उस समय पर, नहीं थी। ऐसा हम लोग कह नहीं सकते हैं। वो तो भूल-चूक थी और इसमें दिखाया गया है कि माँ की जो बातें हैं, किस प्रकार से उनको फ़ॉलो किया जाता है ना? तो आप कुछ भी इसका अर्थ निकाल सकते हो। बहुत सारे इतिहासकार ये जो बहुपति प्रथा है, जो कि द्रौपदी का विवाह हुआ था 5 पांडवों से, उसके कुछ अलग अर्थ निकालते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो माँ की आज्ञा का पालन किया गया था पांडवों के द्वारा। ये नैतिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। आजकल के जो पुत्र हैं, वो माँ की बात को कहाँ मानते हैं? नहीं मानते ना। तो यही बात देखी जाती है इतिहासकार के द्वारा। क्योंकि देखो, मैं हूँ, वो अलग सीन देख रहा हूँ कि द्रौपदी का विवाह हुआ था 5 पांडवों के साथ। दूसरा कोई इंसान है वो अलग देख रहा है कि भाई कुंती की बातों को मानना उनके लिए बाध्य हो गया था क्योंकि माँ की बातों को वो नकार नहीं सकते थे। ओके, तो यही सब बातें थी जिसके माध्यम से इस ग्रंथ के माध्यम से समाज में एक संदेश दिया जाता है कि माँ-बाप के जो आदेश हैं उन वो सर्वोपरि हैं और हमें मानना चाहिए। ओके, तो नैतिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महाभारत में माँ की बातों को माना गया था, चाहे वो पत्नी हो, चाहे कैसी भी बात हो। ओके, तो ये तो एथिक्स वाली बातें हैं जो कि हमें समझना चाहिए, कौन-सी बातें सार्थक हैं, कौन-सी बातें सार्थक नहीं है। कभी-कभी कुछ लोग बड़े लोग हैं, वो समय और परिस्थितियों को नहीं देखते हैं और कुछ ऐसे आदेश दे देते हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। ओके, तो आपको अपने हिसाब से काम लेना चाहिए कि जो भी डिसीजन आए, जो भी आपके निर्णय हो, वाक़ई में प्रैक्टिकल हैं या फिर नहीं है। ओके, तो फिर युधिष्ठिर आए, युधिष्ठिर ने कहा कि भाई साहब हम सभी की पत्नी होगी ये। कौन? तो अगर इसके बाद द्रौपदी उससे तो पूछा ही नहीं गया था कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अर्जुन जीत के लेके आए थे द्रौपदी को। उसकी माँ के पास ले गए, माँ ने बोला कि बाँट लो इसको और पांडवों ने आपस में डिसाइड भी कर लिया कि भाई अब तो पाँचों की पत्नी होंगी आप और द्रौपदी को जो है इस बात का पता लगा, उसने विरोध भी किया। ओके, तो ये बात आप समझना इस बात को। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि अब लड़की को वो जीत के लेकर आ गए, तो अब बात तो माननी पड़ेगी ना। और वेद व्यास ने इन सब तथ्यों को थोड़ा-सा बैलेंस करने के लिए बोला कि जो पांडव थे वो इंद्र का अवतार थे और द्रौपदी ने उनकी पत्नी के रूप में जन्म लिया था। ओके, और पहले से ही ये संबंध जो है नियति ने लिख दिया था। यानी कि जो संसार में घटनाएँ होती हैं, जैसे कि मान लीजिए संसार में जो भी काम हो रहा है, वो पहले से ही डिसाइड हो चुका है। कुछ नियतिवादी अवधारणा वेद व्यास ने लिखी है। तो ये सब चीज़ें एक हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई हों, ऐसा नया ना हुआ हो। हर कोई इतिहासकार अपने हिसाब से किसी घटना को जो है अनुमानित करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एग्ज़ैक्टली ऐसा हुआ था या फिर नहीं हुआ था, वो सब बात की बात है, लेकिन हमें महाभारत के बारे में यही जानकारी मिलती है। सभी लोग यही पढ़ते हैं, है ना? और हर एक इंसान जो है, हर एक इतिहासकार महाभारत, रामायण इन सब के बारे में अलग-अलग जो है विचार व्यक्त करता है। बहुत सारी टीका-टिप्पणी भी की गई हैं रचनाओं पर महाभारत और रामायण पर, है ना? व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति
प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरिक्त मैं एक बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर माँग लिया। ऐसा बोलते हैं वो, है ना? कि एक स्त्री थी, उसने वर माँग लिया, 5 बार बोल दिया उसने, अब 5 बार उसको 5 पति मिल गए। कुछ इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियाँ, कुछ इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। बहुत सारे इतिहासकार और बहुत सारे आपके ब्राह्मण हैं, वो इस प्रकार के तथ्य देते हैं कि पांडव के जो द्रौपदी थी, उनके जो हैं इस प्रकार से 5 पति थे। इस स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया, शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया। इस कहानी से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान करी। यानी कि पहले तो द्रौपदी ने भी विरोध किया कि मेरे 5-5 पति कैसे हो सकते हैं? ओके, फिर उन्होंने सोचा कि यार ऐसा हुआ होगा, तपस्या की होगी, फिर जन्म लिया द्रौपदी के रूप में, फिर 5 पति मिलने हैं और नियति ने वैसे भी यही लिखा है और ये कोई गलत नहीं है चीज़ है, क्योंकि नियति ने ऐसा ही लिखा है। ध्यान रखते हैं कि ये जो महाभारत ग्रंथ है, क्या ये रूढ़िवादी ग्रंथ है? क्या ये समाज में कुछ नैतिकता का प्रसार करता है या फिर कुछ रूढ़िवादी चीज़ें जोड़ता है? वो तो इन सब को पढ़ने के बाद समझ में आएगा ना। जैसे मैं हूँ, मैं इस ग्रंथ को किसी और हिसाब से पढ़ रहा हूँ, है ना? मेरी सोच ही रूढ़िवादी चीज़ें हैं, तो मैं उस एसेंस को नहीं समझ पाऊँगा जो महाभारत के माध्यम से समझ में आना चाहिए। जैसे कि हम लोग बात करें, जैसे द्रौपदी का विवाह हुआ, कुंती ने बोला कि पाँचों में बाँट लो, ओके, पाँचों में बाँट लो। इसके माध्यम से एक इंसान तो बोलेगा यार कि ये तो गलत बात है, कि स्त्री का वस्तुकरण हो गया। एक इंसान बोलेगा नहीं कि माँ की आज्ञा का पालन किया गया था और बहुत सारे ब्राह्मणों ने इस जो ये घटना जो हुई थी, उसको साधने का प्रयास किया कि नियतिवाद था, ऐसा शिव जी की आराधना की थी किसी स्त्री ने, फिर द्रौपदी के रूप में जन्म लिया, फिर द्रौपदी को 5 पति मिले, नियति में ऐसा ही लिखा गया था। इस प्रकार की कुछ चीज़ें जो हैं, इतिहास में जोड़ी, छोड़ी, इस प्रकार से की जाती हैं। तो एग्ज़ैक्टली इतिहास जो आप पढ़ते हो ना, एग्ज़ैक्टली इतिहास वैसा नहीं है, जैसा कि आप समझते हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। तो इतिहास है क्या है? क्या वाक़ई में क्या वाक़ई में इतिहास में जो लिखा है, वैसी ही घटना हुई थी या फिर कुछ इसमें चेंजेस हुए थे? तो इन सब के बारे में जानकारी हमें तभी मिलेगी जब टाइम मशीन इज़ाद हो जाएगी। टाइम मशीन में हम वापस जाएँगे, पांडव और कौरवों के पास, देखेंगे वाक़ई में ऐसा हुआ था या फिर नहीं हुआ था। वो बात की बात है। तो ध्यान रखना, ये महाभारत का जो विकास था, ये इसका जो लेखन है, वो भी समय-समय पर अनेक भाषाओं में लिखा गया। दक्षिण भारत में आप देखोगे तो दक्षिण भारत में अनेक जो इतिहासकार हैं, जिन्होंने तमिल में इनका कन्वर्सेशन किया, ओके, उड़ीसा में उड़िया भाषा में भी किया, सिंधी, संथाली, बहुत सारी भाषाओं में इनका ट्रांसलेशन किया गया। और ध्यान रखना कि जब इस महाकाव्य का जब ट्रांसलेशन किया जाएगा, तो बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो कि इसमें नई ऐड हो जाएँगी। तो एग्ज़ैक्टली चीज़ें कैसी थीं? क्या थीं? क्योंकि आप समझिए कि जब मैं महाकाव्य को पढ़ूँगा और पढ़ने के बाद मैं उसको लिखूँगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे हिसाब से ऐड हो जाएँगी। तो एग्ज़ैक्टली महाभारत क्या था, क्या नहीं था, इसके बारे में एग्ज़ैक्टली हमें मालूम नहीं चलता है। हम तो वेद व्यास के द्वारा जो लिखी गई महाभारत है, उसको आधार मानते हैं। ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे चित्र दिखाए गए हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे नाटक और नृत्य कलाओं का प्रदर्शन भी किया गया है। इसके माध्यम से इसको विषय वस्तु प्रदान की जाती है। इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्या में मुख्य कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं। महाभारत एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया है, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध है। अब देख लीजिए, अब ये महाभारत का ट्रांसलेशन करेंगी या फिर महाभारत के बारे में कुछ बताने का प्रयास करेंगी, तो कुछ ना कुछ इनकी सोच उस काव्य में जुड़ने लगेंगी, है ना? इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की मुख्य कथा वस्तु के लिए अन्य विकल्प खोजे। उन प्रश्नों को उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा जिन पर संस्कृत पाठ्य पूर्णतः मूक है। यानी कुछ बातें इसमें ऐसी हैं ना, जैसे कि जाति प्रथा की हम लोग बात करें, स्त्रियों का जो वस्तुकरण किया गया था उसकी हम लोग बात करें, तो इसमें ये सब चीज़ें नहीं बताई गई हैं। अब ये जो आपकी बांग्ला भाषा
की जो ये इतिहासकार है, अब देखना इन पर प्रश्न चिन्ह लगेंगे। कुछ देखा होगा ना आपने, कुछ दलित वर्ग के लोग होते हैं, वो भी क्वेश्चन उठाते हैं कि ऐसा था, वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, तो क्यों थी? इसका आधार क्या था? क्या ये तार्किक था? क्या भगवान ने जाति व्यवस्था बनाई थी? या फिर यहाँ पर आने के बाद समाज के द्वारा जाति व्यवस्था बनाई गई? तो इन सब बातों पर ये जो महाकाव्य है, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, इन सब महाकाव्य, इन सब बातों पर ये जो है शांत रहते हैं। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है। ओके, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस ग्रह में सुरंग खोदकर भाग निकलते हैं, है ना? उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पीकर वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। जब उस निषादी और उसके पुत्रों के जले शव मिलते हैं, तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई। कुछ इस प्रकार की कथाएँ आपने शायद सुनी होगी, है ना? कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि पांडव मर गए। अपनी लघु कथा जिसका शीर्षक कुंती ओ निषादी है, महाश्वेता देवी ने कथानक का प्रारंभ वहाँ से किया है, जहाँ महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया था, जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगी थी। तो आप समझ सकते हैं ना, इस कथा के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये जो महाभारत है, इसमें समय-समय पर मॉडिफ़िकेशन हुआ है। बहुत सारे इतिहासकार हैं, इन्होंने अलग-अलग भाषा में ट्रांसलेशन किया और इसमें बहुत सारी नई बातें जोड़ दी, नई घटनाओं को जोड़ दिया, जो वाक़ई में हुई थी या फिर नहीं हुई थी। इसके बारे में हमें पता चलता ही नहीं है। जो वाक़ई में जो आपका महाभारत था, वो तो मैंने आपको आपको कहा था कि 1000 श्लोकों से भी कम है। लेकिन बाद के समय में आप देख सकते हैं कि महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, वो जुड़ गए। तो बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे ब्राह्मण जिन्होंने महाभारत के लेखन का काम किया, उसको मॉडिफ़ाई किया, उसमें बहुत सारी घटनाओं को जोड़ दिया। क्या वाक़ई में ये घटना सही थी या फिर नहीं थी? ध्यान रखना, कुंती जो कि अब अलग एक वन में रहना स्टार्ट कर दिया था, कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। पृथ्वी जो प्रकृति का की प्रतीक है, उससे बातें करते हुए अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती हैं। ओके, प्रतिदिन वह निषादों को देखती हैं, जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल निषाद के बारे में मैंने आपको बताया था ना, वनवासी होते हैं और इनको राक्षस बोला करते थे ये लोग। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है, यानी कि एक जो राक्षसनी है, जिसको राक्षसनी बोलते हैं, है ना? एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने यह पूछा कि क्या लाक्षागृह की याद है, तो कुंती शक-पका गई। उन्हें याद था कि क्या उन्हें एक वृद्ध निषादी, उसके 5 पुत्र याद थे? यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि वो जल के मर गए थे। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। दुर्योधन ने वो आग लगाई थी, जिसमें निषादी के जो पुत्र थे वो मर गए थे और इसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी। कुंती ने ही उनको मदिरा पिलाई थी। यानी कि कहने का मतलब जो उनसे गलती हुई थी ना, इस गलती का वो पश्चाताप कर रही थी वो। वे सब बेशुद्ध हो गए जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई। क्योंकि जिसको मदिरा पिलाई गई थी, वो तो मर गए बेचारे और मदिरा पिलाने का जो काम था वो कुंती ने किया था। और इस बात की जो याद है कुंती को रहती है और कुंती इसी पर ही आत्मग्लानि महसूस करती है कि भाई ऐसा कुछ हो गया था। कुंती ने पूछा कि क्या तुम वही निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई, जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा था क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। ओके, तो कभी-कभी घटनाएँ, कभी-कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि हम लोग चाहते हुए भी नहीं चाहते हैं, है ना? लेकिन वही सब बातें हैं, कभी-कभी गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, इंसान ही तो है। अब वह जो है जो उसकी सास और उसके जो पुत्र मरते हैं ना निषादी के, उसकी बहू ये सब बातें करती है। जिस समय वे दोनों बात कर रही थीं, आग आग की लपटें करीब आ रही थीं। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहाँ खड़ी थी, वहीं रह गई। तो इस प्रकार की कथाएँ, इस प्रकार की परंपराएँ, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ आपने चीज़ें इसमें से सीखी होंगी बहुत सारी और कुछ चीज़ें आपने जो है इसमें से
तो ये सब बातें हैं जो आपको समझना है कि हम लोगों ने महाभारत के एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने समाज के बारे में समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार का उस समय पर समाज था। इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है इतिहास लेखन से। तो ये सभी बातें क्या सत्य थी, क्या असत्य थी, इन सब को समझना थोड़ा-सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ओके। और एक बात ध्यान रखना, अभी ये सामाजिक वाला चैप्टर तो हमारा खत्म हो चुका है। एक बात और ध्यान रखना कि हमारा अभी नया बैच स्टार्ट होने वाला है। ये कौन-सा बैच है? आप देख सकते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए 6 मंथ का टाइम बचा हुआ है और यहाँ पर स्पेशल बैच चल रहा है 6 मंथ के लिए। अगर आप चाहो तो उसको जॉइन कर सकते हो। 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। कंप्लीट जीएस करवाया जाएगा प्रीलिम्स। इसमें जो इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, सभी टॉप एजुकेटर्स में शामिल होंगे। लाइव क्लासेस आपको मिलेगी इसमें, प्रीलिम टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कोर्स करवाया जाएगा। इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, इन सभी टॉप एजुकेटर से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। ओके। तो आप इन कोर्स को जॉइन कर सकते हैं बीएस लाइव कोड का यूज़ करते हुए। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है अनअकैडमी आइकॉनिक का और आपके पास प्लस का। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में 1 साल, 2 साल, 3 साल का कोर्स करना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। एक प्लस है, एक आपके पास आइकॉनिक है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलेगा जो समय-समय पर बताएगा कि क्या करना है। ये बीएस लाइव कोड है, जब भी आप एडमिशन लें, तो इस कोड का इस्तेमाल करते हुए आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके? तो ये सब बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है जब भी एडमिशन लें। तो बीएस लाइव, बी फॉर भूपेंद्र, एस फॉर सिंह, LIVE लाइव, इसका यूज आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा 12th क्लास की एनसीईआरटी का सबसे लास्ट का चैप्टर आता है। इसके बाद हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी पूरी खत्म हो जाएगी। ओके। 12th क्लास की एनसीईआरटी हमारी खत्म हो जाएगी। हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास की एनसीईआरटी में भाग 1। एक बात मैं आपको बताऊं कि 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है नई वाली, थोड़ा-सा कम इंटरेस्टिंग है। मतलब इसको इंटरेस्टिंग बनाया गया है। लेकिन आप ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ोगे ना, ओल्ड एनसीईआरटीज़ में आपको काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में। ओल्ड एनसीईआरटीज़ में जो बातें लिखी गई हैं, वो बहुत ही सटीक और बहुत ही जानकारी उसमें दी गई हैं। अब न्यू एनसीईआरटीज़ को बहुत ही पतला कर दिया गया है और न्यू एनसीईआरटीज़ में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल सेट कर दिए हैं। है ना? अभी आपने देखा होगा कि अभी ये जो आपने 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ पढ़ी जिसमें हम लोगों ने सेकंड लास्ट चैप्टर था उसमें समाज पढ़ा और समाज में आपने देखा किस प्रकार से हम लोगों ने महाभारत की कहानी के माध्यम से पूरे समाज को समझने का प्रयास किया। हमने महाभारत की कहानी के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि उस समय पर सामाजिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी। हमने महाभारत के माध्यम से समझा कि स्त्रियों की दशाएं किस प्रकार की थी। हम लोगों ने महाभारत के माध्यम से समझा कि विभिन्न इतिहासकारों ने किस प्रकार से अपने अपने हिसाब से इन इतिहास के ग्रंथों को रचा है जिसको हम लोग आज आधार मानते हैं। तो इतिहास को जानने में बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ओके। तो ये सभी बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ओके। चलिए तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और नए चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे विचार, विश्वास और इमारतें। उसके बाद फिर मिलते हैं हम लोग।
चलिए तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विचारक, विश्वास और इमारतें। ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। हमने समाज के बारे में, देखो समाज के बारे में एक डिटेल में जानकारी हम लोगों ने ली है। ओके, समाज के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जानकारी ली है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 2 मिनट रुको, बस सीक्वेंस देख लूं एक बार मैं। सीक्वेंस अपना सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। ये जो चैप्टर है ना आपका, इसमें आप जो है इतिहास के बारे में, जो धार्मिक परंपराएं हैं उनको आप समझने का प्रयास करोगे। ओके, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। इसमें काफी मजा आएगा आपको। बाकी समाज में तो हम लोग थोड़ा सा, बहुत सारी चीजें आपकी ऐसी हो गई हैं जो कि काफी बोरिंग थी। आप बोल रहे थे सर कि महाभारत की जो कहानी है वो काम में आएगी या फिर नहीं आएगी, तो मैं आपको बोलूं कि महाभारत की कहानी काम में थोड़ी आएगी आपकी। महाभारत के कहानी के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे ना कि उस समय पर सामाजिक परंपराएं किस प्रकार की थी। तो महाभारत की कहानी थोड़ी काम में आएगी, एग्जाम में थोड़ी आएगी महाभारत की कहानी की। द्रौपदी बताओ, द्रौपदी कितने मतलब द्रौपदी का विवाह कैसे हुआ था, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए हैं। हम लोग महाभारत को एग्जाम्पल मानते हुए उस समय के समाज की बात कर रहे हैं, उस समय का समाज किस प्रकार का था। ओके, तो आप ध्यान रखना। हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये जो आपका नया चैप्टर है, एक ओवरव्यू आपको दे दूं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं विचारक, विश्वास और इमारतें। इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं सांस्कृतिक विकास। ये आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट इसमें जोड़ दिया गया है। आप समझिए कि ये जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं 600 से, किसकी बात कर रहे हैं, 600, 600 ईसा पूर्व से हम लोग बात कर रहे हैं 600 ईसवी तक की। देखो पहले पार्ट में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो राजनीतिक व्यवस्था थी, याद है आपको सबसे पहले। दूसरे में हम लोगों ने बात की थी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में, समाज के बारे में, किस प्रकार का समाज था। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग सांस्कृतिक क्षेत्र में घुस रहे हैं। और ये सांस्कृतिक क्षेत्र में हम लोग बात कर रहे हैं समयावधि, कालखंड की बात। कालखंड को ध्यान रखना, 600 ईसा पूर्व से हम लोग बात कर रहे हैं 600 ईसवी तक की। 600 ईसा पूर्व से हम लोग बात कर रहे हैं 600 ईसवी तक की। ओके, तो राजनीतिक हमारा हो गया, हमारा प्रशासनिक हो गया, समाज जस्ट अभी हम लोग खत्म करके आए हैं। अभी हम लोग संस्कृति पर जा रहे हैं। तो विचार, विश्वास और कुछ इमारतों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें से बौद्ध धर्म काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ध्यान रखना, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बहुत सारे दर्शनों के बारे में, बहुत सारे जो आपके दार्शनिक हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके,
तो इस चैप्टर में हमें बहुत सारी मूर्तियाँ मिलेंगी, बहुत सारे स्थापत्य मिलेंगे, बहुत सारी मूर्तिकला मिलेंगी और इसके माध्यम से हमें समझ में आएगा कि उस समय की परंपराएँ किस प्रकार की थी। किस प्रकार से वहाँ पर स्थापत्य का निर्माण किया गया था, किस चीज़ की वहाँ पर प्रधानता थी, कौन-से धर्म की प्रधानता थी। जो हिंदू धर्म है, वो किस प्रकार से जो है डाउन हुआ, बौद्ध धर्म किस प्रकार से ऊपर बढ़ा। तो इन सब के माध्यम से, स्थापत्य के माध्यम से, हम लोग साहित्य ग्रंथ के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, हम लोग देखते हैं कि उस समय पर जनता पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। ये जो दर्शन शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध का, जैन का और विभिन्न इतिहासकार हैं, इन सब का क्या प्रभाव पड़ा होगा। ओके, हम लोग इस चैप्टर में जो है बौद्ध धर्म का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। और ध्यान रखना, बौद्ध धर्म की परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई होगी। यहाँ पर और भी संप्रदाय हैं, जिसमें से कि हम लोग आजीवक संप्रदाय की बात करें, वैष्णव संप्रदाय की बात करें, शैव संप्रदाय की बात करें, इसके अलावा हम लोग जैन धर्म की बात करें। ओके, तो इन सब का विकास पैरेलल हो रहा था। और इसी प्रकार से आप ध्यान रखना कि बहुत सारे दार्शनिक है ना, वो आपस में वाद संवाद करेंगे और वाद संवाद के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा था। क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वो जैन धर्म के अनुयायी से वाद-विवाद करेंगे और बोलेंगे कि सत्य ये था, इस संसार की उत्पत्ति ऐसे हुई है, इस संसार का विनाश ऐसे होगा, ईश्वर की अवधारणा, मोक्ष की अवधारणा, कर्म फल की अवधारणा, अ, जन्म, मरण की अवधारणा, इस संसार में हमारा जीवन का उद्देश्य है, वो क्या है? तो बहुत सारे जो आपके दार्शनिक हैं, ये आपस में वाद-विवाद करेंगे। जैसे कि हम लोग एक एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, कि आपने सुना होगा शायद एक ग्रीक दार्शनिक था मियांडर और एक आपका बौद्ध दार्शनिक था नागार्जुन, इन दोनों में विवाद होता है और इन दोनों में जो विवाद होता है, वो दर्शन के क्षेत्र में होता है कि इस संसार का निर्माता कौन है? सत्य क्या है? सत्य के ज्ञान का प्रमाण क्या है? ओके, तो आप सभी जानते हैं कि उस समय पर वाद-विवाद की परंपरा काफ़ी विकसित थी और इन परंपराओं के माध्यम से आपका जो धर्म है, उनमें काफ़ी सुधार हुआ। जिसमें कि ये जो वाद-विवाद हुआ था उसमें मियांडर हारा था, नागार्जुन जीता था और मियांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो समय-समय पर वाद-विवाद के माध्यम से चलती रहीं, संवाद के माध्यम से और सभी धर्मों में आगे आने वाले समय में सुधार हुआ। तो आप ध्यान रखना, जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ना आज के, आप जो एनसीईआरटीज़ पढ़ते हो, इसका आधार क्या है? ऐसा तो है नहीं है कि एनसीईआरटीज़ किसी बौद्ध धर्म का उदय हुआ होगा, तो बौद्ध धर्म ने अपनी चीज़ें लिख दी होंगी। ऐसा तो है नहीं है ना? तो आप समझिए, उस समय पर जो आपके साहित्यिक स्रोत थे, इन साहित्यिक स्रोतों का संकलन हुआ। जैसे कि बौद्ध दर्शन में बहुत सारे आपके साहित्यिक स्रोत हैं। आपने सुना होगा सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ओके, जैन धर्म में भी आपने आचार्य सूत्र पढ़ा होगा। ऐसी बहुत सारे आपके साहित्यिक स्रोत हैं, इन सभी साहित्यिक स्रोत के माध्यम से आपको उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों के बारे में समझ में आता है। उस समय का समाज कैसा था, उस समय पर राजनीतिक व्यवस्थाएँ किस प्रकार की थीं। इन सब के बारे में जानकारी आपको इन साहित्यों के बारे में, इन साहित्यों के माध्यम से मिलती है। हम लोगों ने पढ़ा नहीं था कि इतिहास को जानने के कुछ स्रोत होते हैं, जिसमें साहित्यिक स्रोत होता है, पुरातात्विक स्रोत होते हैं। इनके माध्यम से हम अपने इतिहास को समझते हैं। तो ध्यान रखना, बौद्ध, जैन और ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनसे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं और इन साक्ष्यों के माध्यम से हमें समझ में आता है कि हमारा इतिहास किस प्रकार से रहा होगा। इसी प्रकार से इतिहास लेखन में हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य को भी आधार मानते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें सांची का स्तूप, है ना? तो सांची का स्तूप और ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं, इन सब के माध्यम से हमें समझ में आता है कि उस समय का इतिहास किस प्रकार का रहा होगा। हम लोग बात करते हैं सांची के बारे में। सांची का स्तूप जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। सांची का स्तूप, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको सांची के बारे में नहीं मालूम हो? हुँ? ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकार जाते हैं और इतिहासकार जो है इस सांची के स्तूप को देखते हैं कि ये सांची का स्तूप है, वो किस प्रकार के पत्थर से बना है। इसके तो इसके तोरण द्वार पर किस-किस के चित्र बने हुए हैं। ओके, क्या धार्मिक विषय है या फिर अधार्मिक विषय है? तो ध्यान रखना, इन सब को समझने का प्रयास किया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। इतिहासकार इन सब साक्ष्यों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की परंपराएँ रही होंगी बौद्ध धर्म में। यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कनिंगम एक बहुत ही जुगाड़ू इंसान था और कनिंगम ने
इतिहास लेखन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर कनिंघम जो है, वो भी आता है और वही कई वर्षों तक यहाँ पर जो है रुकता है और इनके अवशेषों का निरीक्षण करता है। ओके, यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं और यहाँ पर जो अभिलेख बनाए गए हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करता है और यहाँ पर बहुत सारे खुदाई भी करता है आस-पास के नगरों में कि देखता है कि किस प्रकार के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। हो सकता है कि कुछ पुरातात्विक साक्ष्य आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँ। तो सब कुछ देख लिया, सांची के स्तूप के बारे में, वहाँ पर तोरण द्वार देख लिए, स्तूपिका देख ली और बौद्ध धर्म से संबंधित जो अवशेष थे, वो भी इसको यहाँ पर मिल गए। उसके बाद इसने निष्कर्ष निकाला और इस निष्कर्ष को इसने एक अंग्रेजी पुस्तक है, उसमें लिखा। भोपाल के नवाब शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल से 1876 में एच डी बाटो ने इसका अनुवाद किया। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, ये सभी बातें जो हैं जो कि कनिंघम में लिखी थी उनका अनुवाद किया गया था। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी। आपने देखा नहीं होगा, कनिंघम, डिजेरियो, ऐसे बहुत सारे अधिकारी आए, जेम्स प्रिंसेप, इसका नाम आपने सुना होगा। ये सभी लोग भारत की संस्कृति के बारे में काफ़ी उत्साहित थे कि हम लोग देखें तो सही कि भारत की जो संस्कृति है वो कितनी पुरानी है, कौन-कौन सी परंपराएँ यहाँ पर मौजूद हैं, किस प्रकार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, क्या हमारी संस्कृति से बेस्ट है? तो उन्होंने देखा यार कि उस समय पर यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व की हम लोग बात करें तो वहाँ पर नगरों का विकास हो चुका था। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, अच्छे नगर देखने को मिलते हैं, नगर नियोजन प्रणाली, जल निकासी प्रणाली, पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मनके, बर्तन, मृदभांड, इस प्रकार की चीज़ें बनने लगी थी। तो आप समझ सकते हैं ना कि ये जो ये आपके यूरोपीय लोग थे, ये तो 14वीं और 16वीं शताब्दी में आए थे। इन्होंने इन्होंने तब विकास किया था। हमारे देश में तो आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मैथ के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी विकास किया। ओके, तो इन्हें काफ़ी इंटरेस्ट आया और इन्होंने भारत की सभ्यता को समझने का प्रयास किया। ओके, अब देखो ये तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारत की सभ्यता काफ़ी उन्नत थी उस समय पर, लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये अंग्रेज लोग हैं। इसी प्रकार से आप ध्यान रखना इसी प्रकार से फ्रांसीसी ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी कि भाई साहब हमें इसको दे दो और हम इसको ले जाएंगे और इसको ले जाने के बाद जो है इसको अध्ययन करेंगे और फ्रांस में हम लोग समझाएंगे कि देखो भारत की जो परंपरा है वो कितनी उन्नत थी। ओके, कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई गई प्लास्टर की जो प्रतिकृतियां थीं, उससे संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर रही। बेगम ने बोला कि कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो ना कि ये सभी चीजें हैं उसकी हम लोग कॉपी बनवा देते हैं। उस कॉपी को आप ले जाओ, आप संग्रहालय में लगा दो इसको और बता दो कि इस प्रकार की संस्कृति आपकी रही होगी। ओके, हम लोग सांची के बारे में और भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान बेगम ने इसे इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान किया। आश्चर्य नहीं है कि जॉन मार्शल ने भी सांची पर लिखे गए अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया था। ओके, जो भी इसने लिखे थे, जॉन मार्शल ने जो भी ग्रंथ लिखे थे, किसके बारे में? सांची के स्तूप के बारे में, कि इस प्रकार की परंपरा रही होगी। ये जो सांची पर तोरण द्वार पर जो विषय बनाए गए हैं, कुछ इस प्रकार की चीज़ें रही होंगी। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको भोपाल। ओके, मतलब ये जो यूरोपियन लोग थे, वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे। इन्होंने जो भी कलेक्शन किया, जिन्होंने जो भी जानकारी प्राप्त की, इन सभी जानकारियों को इसने अपनी जो उस समय पर जो सुल्तान जहाँ थी, उसको समर्पित कर दिया। सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ पर एक संग्रहालय और थी शाला बनाने के लिए अनुदान दिया। वहाँ पर रहते हुए जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। तो कहने का मतलब ये है कि एक अनुकूल माहौल मिल गया इस सांची के स्तूप के बारे में जानकारी ग्रहण करने के लिए। कुछ मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहाँ बेगम ने अनुदान दिया। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा, तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। जैसे कि हम लोग बात करें सांची का स्तूप काफ़ी पुराना है। किसने बनवाया था आप मुझे बताओ?
सांची का स्तूप बनवाया किसने था? आप मुझे ये बताओ। तो सांची का स्तूप कितना पुराना है, लेकिन फिर भी आप सांची के स्तूप में जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि इतना पुराना है ये। क्योंकि विभिन्न शासक रहे हैं, इन्होंने संरक्षण प्रदान किया है और समय-समय पर इसकी मरम्मत भी करवाई है, जिसकी वजह से ये काफ़ी आपको उन्नत अवस्था में देखने को मिलेंगे। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे हैं कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। और अगर मान लीजिए कोई ठेकेदार होता, तो इसको निपटा देता ना। कोई रेल यहाँ से निकल रही होती, तो इस सांची के स्तूप को निपटा देता वो, क्योंकि उसको तो रेल बिछानी है। रेल बिछाते हुए जो भी चीज़ें सामने-सामने आती हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं था ना कि सांची के स्तूप का महत्व क्या है। ये बातें तो बाद में है। तो किस्मत वाली बात है कि सांची का स्तूप आपका बना रहा। और ध्यान रखना, ये उन लोगों से भी बचा रहा, जो कि इसको संग्रहालय में ले जाना चाहते थे। ओके? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो कि भारत से कहाँ ले जाई गई? यूरोप के संग्रहालय में, ब्रिटेन में, फ्रांस में। तो ध्यान रखना, अगर ये सभी चीज़ें सांची का स्तूप अगर चला जाता संग्रहालय में या फिर नष्ट कर दिया जाता, तो हम लोग अपने इतिहास को समझने में थोड़ी-सी भूल कर देते। तो ये सौभाग्य वाली बात है कि हम लोग अभी भी इन सभी साक्ष्यों को आधार मानते हैं। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता-जागता उदाहरण है। आज भी हमारे जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है, ओके, वो समय-समय पर सांची का स्तूप है, उसकी मरम्मत करवाती रहती है और इसका संरक्षण करती रहती है। आज बहुत सारे ऐसे मोनुमेंट है ना, ऐसे बहुत सारे स्थापत्य हैं, जिनका जिनको संग्रहालय में चेंज कर दिया गया। जैसे ताजमहल की हम लोग बात करें, ताजमहल के आस-पास पहले बहुत बड़े-बड़े पेड़-पौधे लग गए थे और ताजमहल के आस-पास जो जो महँगे पत्थर जड़े हुए थे, उन सभी को चोर निकाल कर ले गए थे। फिर बाद में ताजमहल की महत्ता समझ में आई, फिर आप समझ सकते हैं कि फिर इसका संरक्षण किया गया और आज आप देख सकते हैं ताजमहल जो है 7 अजूबों में एक है। ध्यान रखना कि हम लोग क्यों इसका महत्व मानते हैं? हुँ? क्यों इसका महत्व मानते हैं? इस इमारत का महत्व क्या है? सांची के स्तूप का महत्व क्या है? क्यों हम लोग इतनी इम्पोर्टेंस इसको देते हैं? ये टीला क्यों बनाया गया था? ये जो आपके सवाल हैं, ये सवाल आपके मन में भी नहीं, ये सवाल जो विभिन्न इतिहासकार हैं, जो कि सांची के स्तूप को आधार बनाते हैं अपने इतिहास का, उन्होंने भी तो इस बात को सोचा होगा, हाँ? कि इन लोगों ने रेलिंग क्यों बनाई? रेलिंग को बनाने का अर्थ क्या है? क्या कुछ सुविधा होती है रेलिंग को बनाने में? या फिर हो सकता है कि सजावट के दृष्टिकोण से इसको बनाया गया हो? या फिर इसका कुछ धार्मिक कुछ मतलब हो? किसने बनाया था इस स्तूप को? क्यों बनाया था? धन किसने दिया था? और कौन-कौन से आर्किटेक्चर थे जिन्होंने इस प्रकार की आकृति बनाई? क्योंकि इस प्रकार की आकृति बनाना कोई आम कारीगर के लिए ये संभव नहीं है। तो उस समय पर हमें समझ में आता है कि उस समय पर भी इस प्रकार के इतिहासकार रहे होंगे, जिन्होंने इस प्रकार की आकृति बनाई होगी। कुछ इस प्रकार के सिविल इंजीनियर रहे होंगे, जिन्होंने इस प्रकार की आकृति बनाई होगी। कुछ इस प्रकार के आपके धार्मिक लोग रहे होंगे, जिन्होंने दान-धर्म किया होगा। तभी तो जाकर इसका निर्माण हुआ। इसमें जो आपको साक्ष्य देखने को मिलते हैं, उसका अर्थ क्या है? तो ये सभी चीज़ें थी, इन सभी चीज़ों को समझा, परखा इतिहासकारों ने, फिर एक जो है इतिहास निकल कर सामने आया। देखो, साहित्यिक स्रोतों में इन स्तूपों की बात की गई है, बताया गया है। साहित्यिक स्रोतों में बात लिखी गई है और हकीकत में हमें स्तूप मिल गए। इसका मतलब ये सभी चीज़ें सही हैं। यानी कि साहित्य में जो बात लिखी गई है, वो सही है। क्योंकि साहित्य में लिखी गई जो बातें हैं, उसका प्रूफ हमें मिल जाता है, तो हम उसको सही मान लेते हैं। वरना उसपे आशंकाएँ हमेशा रहती हैं। ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण की शुरुआत करते हैं। प्रारंभ की, कि सबसे पहले बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई थी। पृष्ठभूमि में हम लोग कुछ शुरुआत करेंगे, काफ़ी अच्छा आपको मज़ा आएगा इसमें। यज्ञ और विवाद की हम लोग बात करते हैं। आप देखोगे ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में, है ना? तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खाई उत्पन्न होती है क्योंकि इस समय पर बहुत सारे लोग जो हैं, अलग-अलग विचारों के माध्यम से अलग-अलग धर्म की स्थापना कर रहे थे। अलग-अलग जो दर्शन है, उनका विकास हो रहा था। जैसे कि हम लोग बात करें यूरोप में आपके प्लेटो थे, सुकरात थे, अरस्तू थे। ये भी कुछ न कुछ ज्ञान की बातें कर रहे थे कि ये मतलब ज्ञान हम लोग किसको मानते हैं, इस संसार का अस्तित्व क्या है, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है। सभी लोग चिंतन मनन कर रहे थे। ओके, और इसी प्रकार से हम लोग बात करें चीन में भी एक थे हमारे दार्शनिक थे, खुंगत सी, ये भी इसी प्रकार के इंसान थे। वो भी
ज्ञान के बारे में खोज कर रहे थे, वो भी बात कर रहे थे किस प्रकार से इस संसार का निर्माण हुआ है, इस संसार का निर्माण हुआ क्यों है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इसी प्रकार से यूनान में सुकरात थे, ये भी उल्टी-सीधी हरकतें कर रहे थे। सुकरात, प्लेटो, अरस्तू आप जानते हैं ना? सुकरात, सुकरात का शिष्य, प्लेटो, प्लेटो का शिष्य कौन? अरस्तू। लेकिन आप समझिए ये शिष्य और ये जो गुरु हैं, इन सब की जो विचारधाराएँ हैं वो अलग-अलग हैं। ध्यान रखना सुकरात की बातों का खंडन किया प्लेटो ने और प्लेटो की बातों का खंडन किया अरस्तू ने। इस प्रकार से दर्शन का विकास देखने को मिलता है। भारत में भी आपके महावीर जैन थे और आपके कौन थे? महात्मा बुद्ध, ये भी विचार कर रहे थे कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है, सत्य क्या है, इस संसार में हमारा उद्देश्य क्या है, इस संसार में जब हमने जन्म लिया है, तो इस जन्म का उद्देश्य क्या है? ये सभी बातें जो हैं, काफ़ी चिंता का विषय थी और सभी लोग इस बात पर बहुत ही गहन अध्ययन, मनन कर रहे थे। तभी तो आपने देखा होगा कि नए-नए दर्शन का विकास हुआ, बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जैन धर्म का उदय हुआ। इसी प्रकार से इन लोगों ने सोचा कि यार ये जो जीवन है ना, इसका क्या है? मतलब हम लोग इस संसार में पैदा हुए हैं, अगर इस संसार में अगर भगवान होता, तो इस संसार में दुःख नहीं होते ना। संसार अगर भगवान ने बनाया है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा होता। इस संसार में पापी लोग नहीं होते, इस संसार में पाप नहीं होता। लेकिन इस संसार में आपको सब देखने को मिलेगा। इसमें पापी इंसान भी मिलेंगे, नैतिक लोग भी मिलेंगे, सब मिलेंगे आपको। ओके, इसके अलावा मुझ में और विश्व के बीच में संबंध क्या है? मेरे में और सामने वाला इंसान है उसके बीच में संबंध क्या है? हम लोग क्यों मतलब इस दुनिया में आए हैं? तो इन सब की खोज कर रहे थे कौन? बौद्ध और जैन और यूनान के जो ग्रीक दार्शनिक थे, आप सभी जानते हैं अरस्तू, प्लेटो और सुकरात। ऐसा नहीं है कि केवल आपके भारत देश में ही ऐसे विचार आ रहे होंगे। चीन में भी ऐसे विचार आ रहे थे, यूनान में भी ऐसे विचार आ रहे थे। ओके, अगर हम लोग बात करें अमेरिका वाले सेशन में, तो अमेरिका तो अलग चीज़ है यार, अमेरिका तो बाद में अस्तित्व में आया था। अमेरिका में पहले तो जनजाति थी, है ना? उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। तो हर जगह इस प्रकार के लोग होते हैं, आज भी तो आज भी तो इस प्रकार के लोग आए हैं ना। आजकल इन लोगों ने जो है काफ़ी इन परंपराओं को गिरा दिया है, खत्म कर दिया है। आप समझें इस बात को, है ना? ध्यान रखना, तो इस प्रकार से आप देखो कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व के समय पर इस प्रकार का मनन, अध्ययन और कुछ इस प्रकार की खोज प्रवृत्ति इंसानों में जाग रही थी। ध्यान रखना, यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और नए शहर उभर रहे थे। मैंने आपको क्या बोला था? हड़प्पा सभ्यता प्रारंभिक नगरीकरण की सभ्यता है। उसके बाद कौन-सी आई? उसके बाद वैदिक काल आया और वैदिक काल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है। आने वाले समय में महाजनपद काल आया और महाजनपद काल में वापस से नगरीकरण की जो प्रोसेस है, वो स्टार्ट हुई थी। ये आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो ध्यान रखना, जैसे ही सिंधु सभ्यता खत्म होती है, तो धीरे-धीरे जो है आपकी गंगा घाटी में सभ्यता का विकास होता है। यहाँ पर नए राज्य बनते हैं, नए शहर बनते हैं। नए राज्य में मैंने आपसे बात की थी, किसका विकास नए राज्य में किसका विकास हो रहा था? मगध का विकास हो रहा था। याद है कुछ आपको? मगध का विकास हो रहा था। यहाँ पर नए-नए सामाजिक जीवन बन रहे थे, नए-नए आर्थिक क्रियाएँ हो रही थी, शहर का विकास हो रहा था, गाँव आपके शहर में चेंज हो रहे थे, लोगों का जो जीवन स्तर है, वो चेंज हो रहा था। ओके, तो आप समझना ये सभी चीज़ें थी जो कि चेंज हो रही थी, इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास किया गया, ये जो दार्शनिक लोग हैं ना, उन लोगों ने। और हम भी तो समझते हैं कि एकदम से ईसा पूर्व पहली शताब्दी के समय पर किस प्रकार से चेंजेस आए। ओके, ध्यान रखना हम लोग बात करते हैं कुछ और भी बातें। इसमें हम लोग देखते हैं यज्ञों की परंपरा। यज्ञों की परंपरा, अभी तो हम लोगों ने देखा सॉरी 1 मिनट रुको, कुछ छूटा है क्या इसमें? हाँ, यज्ञों की परंपरा हमारा दूसरा वो है इसमें। हम लोग बात कर रहे हैं, पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से हुआ था। चिंतन, धार्मिक विश्वास, व्यवहार की कई धाराएँ प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद में देखने को मिलती है, वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी। आपने देखा होगा ना ऋग्वेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन ग्रंथ है ना? तो ऋग्वेद में भी जो बातें लिखी गई हैं, तो हम कम से कम अ, हवा में तो बातें आई नहीं होंगी। किसी ने विचार किया होगा, किसी ने अध्ययन किया होगा और इतने महत्वपूर्ण अध्ययन के बाद उसने लिपिबद्ध किया होगा।
तो आप समझिए, ये जो परंपरा है विचार-विमर्श की, चिंतन की, तर्क-वितर्क की, विश्वास की, ये परंपराएँ हमारे देश में बहुत पहले ही विकसित हो चुकी थी। लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व पहले ही। तभी तो हमारे ऋग्वेद में संकलित की गई हैं। हवा में तो कोई बातें आएँगी नहीं कि भगवान ऋग्वेद आपको देगा। नहीं, कुछ लोग दार्शनिक लोग मानते हैं कि ऋग्वेद जो है, वो भगवान की कृति है, भगवान ने सौंपी थी। लेकिन ये सही है या फिर गलत है, उस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। इसमें बहुत सारे देवता हैं, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसमें से हम लोग अग्नि की बात करें, इंद्र की बात करें, सोम की बात करें, है ना? इनमें सब की जो है संस्तुति की गई है, यानी कि इनका आह्वान किया गया है। आपको मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में ये अग्नि, इंद्र, सोम इस प्रकार के देवताओं की पूजा की जाती थी और ये जो देवता थे, ये प्रकृति से संबंधित थे। ये प्रकृति से संबंधित थे। आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कि नए-नए देवता आते हैं। ओके, पहले तो क्या थे? इंद्र ही आपके सबसे बड़े देवता थे। ऋग्वेद में आप बात करोगे तो सबसे ज़्यादा जो श्लोक हैं, वो ऋग्वेद में इंद्र देवता को ही समर्पित हैं। अग्नि, ये क्या है? ये सभी प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो स्टार्टिंग में जो वैदिक धर्म था, वो काफ़ी सादा, सिंपल सा था। लेकिन आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कि आपके भगवान चेंज हो जाते हैं, इंसान का रहन-सहन चेंज हो जाता है। इंसान जो है उसके पास पैसा आता है, वो यज्ञ वगैरह करवाता है, कर्मकांड करवाता है। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से परंपराएँ चेंज हो जाती हैं। ओके, तो ध्यान रखना, ये सभी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। स्टार्टिंग में जो अग्नि, इंद्र, सोम इन सब की जो पूजा की जाती थी, यानी कि पहाड़, नाग, वृक्ष, ओके, नदी, इन सब की पूजा करते थे। इन सब की पूजा का उद्देश्य ये था कि हमारे बेटे खुश रहें, हमें पुत्र की प्राप्ति हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारी आयु लंबी हो, हमारे जो जानवर हैं वो स्वस्थ रहें। इस प्रकार की आशा के उद्देश्य से उस समय पर जो है पूजा पाठ की जाती थी। बहुत ही सिंपल था। कोई वैसा नहीं था कि बहुत ही जटिल परंपराएँ हों, राजसूय यज्ञ करवाओ, अब इस यज्ञ के लिए आपको नर बलि देनी पड़ेगी, इस यज्ञ के लिए आपको शेर की जो पत्नी है, शेरनी होता है, उसका उसका दूध लेके आना पड़ेगा, उल्लू के नाखून लेके आने पड़ेंगे। इस प्रकार की परंपराएँ नहीं थी, ये तो बाद में जोड़ दी गई हैं, फालतू की बातें। जैसे होता नहीं है कभी-कभी यूपीएससी में जो बहुत सारी कोचिंगें होती हैं, वो टेस्ट सीरीज़ इतना इतना पेपर टफ बनाती हैं, जहाँ से दूर-दूर का रिश्ता होता ही नहीं है यूपीएससी का। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी टेस्ट सीरीज़ की महानता को दिखाने के लिए वो ऐसे काम करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे पंडित लोग आए, उन्होंने ये बोला कि ये काम करवाओ, वो काम करवाओ, वो काम करवाओ। इसलिए उत्तर वैदिक काल में इन परंपराओं में रूढ़िवादी चीज़ें जुड़ गईं। ध्यान रखना, स्टार्टिंग में जो यज्ञ वगैरह होते थे, ये जो पूजा-पाठ होती थी, वो सामूहिक रूप से होती थी। जैसे कि मान लीजिए, आप जानते हैं ना कि पहले के टाइम पर हम लोग कबीले के टाइप में रहा करते थे, है ना? तो कबीला ही हमारा परिवार था। कबीले ही आपस में मिल-बाँट के सहयोग से रहते थे आराम से, कोई दिक्कत वाली कोई तब कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था। कबीले ही आपस में सहयोग की भावना से रह रहे हैं। ओके, लेकिन जैसे-जैसे ही संपत्ति की अवधारणा आई, राजा की अवधारणा आई, एक इंसान जो है एक बहुत बड़ी भूमि का अधिकारी बन गया, उसके पास पैसा आया, तो उसने अलग से यज्ञ करवाना स्टार्ट कर दिया। देखो, जिसके पास पैसा होता है वो तो कुछ भी करवा सकता है ना अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। उसी प्रकार से उस समय पर कुछ मालिक आए जिनके पास पैसा आया, उन्होंने अलग-अलग से यज्ञ करवाना स्टार्ट किया। यहीं से ही आपकी जो है परंपराएँ स्टार्ट हो गईं, जैसे कि राजसूय यज्ञ करवाओ, अश्वमेध यज्ञ करवाओ, ओके? इस प्रकार के जो यज्ञ है ना, राजसूय, अश्वमेध यज्ञ, ये साधारण जनता नहीं करवाती थी। ये केवल और केवल आपके राजा जो हैं, वही करवाते थे। ओके? और ध्यान रखना, इसके लिए कौन प्रमुख है? ब्राह्मण और पुरोहित। मैंने आपसे कहा था कि वैदिक काल में ब्राह्मणों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण की भूमिका थोड़ा-सा कम हो गई, राजा की भूमिका बढ़ गई, क्योंकि राजा के पास भूमि थी, उसके पास जनता थी, उसके पास एक बहुत बड़ी संपत्ति थी, उसके पास सेना थी, उसके पास हथियार थे। तो ब्राह्मणों ने क्या किया? एक नया तरीका बनाया। और उस तरीके के माध्यम से किस प्रकार से उन्होंने अपनी श्रेष्ठता को वापस रिवाइव किया कि ये यज्ञ करवाओ, नहीं तो मर जाओगे, युद्ध में हार जाओगे। यानी कि एक डर का माहौल बना दिया। अरे बाप रे! तुमने अश्वमेध यज्ञ नहीं करवाया और आप अपने राज्य का विस्तार कर रहे हो, हार जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ये कर दोगे। तो क्षत्रिय जो थे वो डर गए। उन्होंने बोला, आ जाओ महाराज, करवा लो यज्ञ। आज भी तो आपने देखा होगा ना, कभी-कभी कुछ बीमारियाँ हो जाती हैं। ओके, कुछ मानसिक प्रॉब्लम होती है और उनको बोल देते हैं कि कुछ महाराज, कुछ तांत्रिक वांत्रिक लोग के इस पे तो भूत का साया है, आदमी डर जाता है।
महाराज के पास जाता है, महाराज बचाओ इसको। वो भी कुछ ना कुछ यज्ञ वगैरह करवाता है, कुछ ना कुछ पूजा लिख देगा आपसे कि आपके घर में भूत है, आपके घर में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तभी तो इनका रोजगार चल रहा है, कुछ लोगों का, नहीं कुछ सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि इस कामों में संलिप्त रहते हैं, तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आज भी आप इन सब चीज़ों को जानते हैं ना कि किस प्रकार से ये बाबा वगैरह आते हैं, वो ठगते हैं, है ना? एक मेरा दोस्त था, बता रहा था कि उस बाबा ने उसको उल्लू बनाया, उससे ऐसे ही पैसे ऐंठ लिए, कह रहा था कि ये करवा लो, उसके बाद पैसों की बारिश होगी। तो आज भी ऐसे इंसानों की कमी नहीं है, जो इनके चंगुल में फँस जाते हैं। शिकार देखते हैं कि किस प्रकार का शिकार इनको मिल जाए। तो ध्यान रखना, हम लोग उन पे नहीं जाएँगे, हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर जो है परंपराएँ वगैरह विकसित हो रही थी और इन परंपराओं की वजह से ही क्या हो रहा था? रूढ़िवादी चीज़ें उभर रही थी, ओके? ये सब चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो उत्तर वैदिक काल आता है और उत्तर वैदिक काल आते-आते बहुत सारी परंपराओं का विकास होना स्टार्ट हो जाता है और किस प्रकार से रूढ़िवादी चीज़ें जुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ध्यान रखना, कुछ नए प्रश्न हैं जो देखना है आपको। उपनिषद, आप सभी जानते हैं उपनिषद छठी सदी ईसा पूर्व से पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना, पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। यार यही तो है। देखो, इंसानों के मन में विचार था, इंसानों के मन में जानने की उत्सुकता थी कि जीवन का अर्थ क्या है, मृत्यु के बाद जीवन क्या है, पुनर्जन्म होता है या फिर नहीं होता है। अब इसी को आधार बनाया किसने? किसी विशेष वर्ग ने, और कहा कि हम बताएँगे पुनर्जन्म क्या होता है, हम बताएँगे मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद स्वर्ग होता है, हम बताएँगे कि जीवन का अर्थ क्या होता है। तो भाई साहब, महाराज हाथ जोड़ने लग गए इनके। ओके, तो ध्यान रखना, तो तभी से इनकी प्रतिष्ठा बढ़ना स्टार्ट हो चुकी थी और आज भी तो इनकी प्रतिष्ठा है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक आप जाओगे किसी एक विशेष वर्ग के पास, पूजा-पाठ करवाओगे। ओके, तो ध्यान रखना, कुछ लोग ब्राह्मण धर्म को अपनाते हुए पुनर्जन्म, आत्मा, इन सब के बारे में जो है कहीं-कहीं जो बातें थी उनको फ़ॉलो कर रहे थे। कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म तो वैसे भी आत्मा का जो है खंडन करता है। आत्मा के विचार को नकारता है। जैन धर्म तो आत्मा को मानता है लेकिन विचारधारा अलग टाइप की है। ओके, तो इन सब बातों के बीच में जो है बहुत सारी बातें चलने लगी कि क्या है, क्या नहीं है आत्मा, पुनर्जन्म, भगवान है या फिर नहीं है। तो कुछ लोग नास्तिक हो गए, कुछ लोग आस्तिक हो गए। ओके, ये सब बातें आपको समझना पड़ेगा। अब इन्हीं सब विचारों के माध्यम से विभिन्न विचारधाराएँ उभर कर सामने आती हैं। जैसे कि जैन धर्म की हम लोग बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, आजीवक संप्रदाय की हम लोग बात करें, चारवाक दर्शन की हम लोग बात करें, न्याय दर्शन की, वैशेषिक दर्शन की, ये सभी जो हैं, इन सब का विकास हुआ। देखो, योग दर्शन में आप जाओगे तो योग दर्शन में आपको मोक्ष की प्राप्ति का अलग से आपको जो है बातें बताई जाएँगी कि आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है ना? तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आप बौद्ध धर्म में जाओगे, बौद्ध धर्म में आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, दुःख की समाप्ति करनी है, तो आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। जैन धर्म में आप जाओगे तो त्रिरत्न हैं, उनकी अवधारणा आपको देखने को मिलेगी। आप न्याय वैशेषिक में जाओगे तो न्याय वैशेषिक अलग प्रकार के जो है बात करेगा। रामानुज के पास आप जाओगे, रामानुज बोलेगा कि भक्ति आप करो, पूजा-पाठ करो, तब जाकर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। वेदों का स्मरण करो। शंकराचार्य के पास जाओगे, शंकराचार्य बोलता है कि संसार पूरी मोह-माया है ना? असली भगवान तो अलग ही है। कण-कण में भगवान है, एक ही ईश्वर है, अलग-अलग प्रकार के ईश्वर नहीं है। ऐसे बहुत सारे दार्शनिक आए, ऐसे बहुत सारे ऋषि-मुनि आए, ऐसे बहुत सारे स्वतंत्र विचारक आए। इन्होंने नए-नए विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया। ओके, तो आप समझ आए इस बात को। कुछ लोगों ने यज्ञों को आधार बनाया कि यज्ञ करवाओ और यज्ञ करवाओ तो आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको हमेशा समझनी है, जो आपको हमेशा समझनी है, ओके? तो कल हम लोग अब बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। अभी हमारा टाइम भी खत्म हो चुका है, ओके? चलिए, तो ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, इस टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लेना। सारी पीडीएफ्स वगैरह आपको मिल जाएँगी। एनसीईआरटीज़ बुक जो है आप डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ मैं आपको इसलिए नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि आपको डाउनलोड करनी है और बाकी हमारा ये बैच स्टार्ट होने वाला है। इस बैच को आप जॉइन कर लीजिए। 6 महीने प्रीलिम्स में बचे हुए हैं आपके। ये बैच जो है काफ़ी डेडिकेट है। कंप्लीट सिलेबस, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, फ्री पीडीएफ मटेरियल, स्ट्रक्चर्ड कोर्स,
डाउट क्लियरिंग सेशन सब कुछ मिलेगा। ये बैच भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। जो भी 2022 के स्टूडेंट हैं, वो दे सकते हैं, वो ले सकते हैं। 2023 वाले स्टूडेंट हैं, वो ले सकते हैं। ओके। इसके अलावा आपके पास प्लस और आइकॉनिक भी है। प्लस और आइकॉनिक भी आप लीजिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल जैसा भी आपको लगता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप रेफरल कोड को यूज़ कर लेना, बीएस लाइव, बी फॉर भूपेंद्र, एस फॉर सिंह, LIVE लाइव। ओके। तो इस कोड का यूज़ करोगे तो इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो भी आपको समस्या आएँगी तो मैं डायरेक्टली आपके लिए अवेलेबल होऊँगा। ओके। ये है टेलीग्राम ग्रुप बीएस लाइव भूपेंद्र सिंह, इसको आप जॉइन कर लेना। ये मेरा कोड है, हमेशा ध्यान रखना, बीएस लाइव। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए हाँ, सुनो, अभी आपकी और भी क्लास होने वाली है, स्पेशल, जिसको देखना है, इसके आगे हम लोग स्पेशल में कंटिन्यू करेंगे। ओके?